2024 राष्ट्रपति चुनाव में जो नतीजे आए, क्या वो सच थे, सही थे, या फिर पहले से ही सारा गेम सेट हो चुका था? कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आया है यहाँ पर, यानी कि भारत में कहा जाता है कि ईवीएम सेफ है, हैक नहीं हो सकता, लेकिन अमेरिका जैसे देश में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर ट्रंप को जिताने का मामला सामने आया है। एक रिपोर्ट ये कहती है कि चुनाव से पहले ही वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ हुई थी। किस तरह की छेड़छाड़ बताऊंगी आपको इस वीडियो में, और ये भी बताऊंगी कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती तो कौन बनता अमेरिका का राष्ट्रपति। लॉस एंजलिस के बीचों बीच एप्पल स्टोर में दिन दहाड़े लूट की भी खबर है। किस तरह की तस्वीरें सामने आई है आपको दिखाऊंगी। इसराइल को लेकर अब कई देशों ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे, यूके और न्यूजीलैंड, इन सभी देशों ने इसराइली नेताओं पर सीधे प्रतिबंध लगा दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी तरफ खबर यह भी है कि इसराइल ने चुपके से कतर से $100 मिलियन की डिफेंस डील कर ली है। डिटेल के साथ पूरी खबर आपको आगे इस वीडियो में जानने को मिलेगी, इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसके अलावा भी बहुत सी खबरें लेकर हाजिर हुए, इसलिए दोस्तों अंत तक वीडियो देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अपने भाइयों, बहनों और बड़ों से गुजारिश की लाइक जरूर से कर दिया करिए वीडियो को। चलिए अब शुरू करते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मुस्बा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात अमेरिकी चुनाव में हुई गड़बड़ी के खुलासे की करते हैं। क्या ट्रंप धोखे से राष्ट्रपति अमेरिका के बने हैं? जो रिपोर्ट सामने आई है वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। दोस्तों, डेली बोल्डर नाम की वेबसाइट ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें यह दावा किया गया है कि प्रो वी नाम की एक प्राइवेट लैब ने अमेरिका की 40% यानी कि 40% से ज्यादा काउंटियों में इस्तेमाल हो रही वोटिंग मशीनों को चुपचाप बदल दिया था। ना कोई पब्लिक नोटिस, ना कोई टेस्टिंग और ना ही किसी थर्ड पार्टी की निगरानी। इस रिपोर्ट के मुताबिक ESNS नाम की मशीनों में नए स्कैनर, प्रिंटर सेटिंग्स, फर्मवेयर अपग्रेड्स और एक नया रिपोर्टिंग सिस्टम डाल दिया गया था। प्रो वी ने इस बदलाव को डी मिनिमस यानी कि मामूली कहा, जिससे ये सारी चीजें बिना किसी जांच पड़ताल के लागू हो गए। अब सवाल ये उठता है कि अगर बदलाव वाकई में मामूली थे तो इतनी गुपचुप क्यों हुए? रिपोर्ट में कई जिलों के उदाहरण हैं जहां वोटिंग का रिजल्ट और जमीनी हकीकत बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही है। न्यूयॉर्क के रॉकलैंड काउंटी में कुछ लोगों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने एक कैंडिडेट को वोट दिया, लेकिन रिजल्ट में वो वोट दिखा ही नहीं। कुछ डेमोक्रेटिक इलाकों में तो लोगों का ये भी कहना है, उन्होंने ये भी कहा कि कमला हैरिस का नाम ही बैलेट पर नहीं था, जबकि उन्हीं इलाकों में बाकी डेमोक्रेट नेता जीत रहे थे, लेकिन कमला का जो वोट था वो 0 था। और सबसे अजीब बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप को वहां इतनी वोटें मिली जितनी रिपब्लिकन सीनेट कैंडिडेट्स को भी नहीं मिली। क्या ये कोई मैथमेटिकल चमत्कार था या कोई गड़बड़ी का इशारा? दोस्तों, प्रो वी एक ऐसी लैब है जो अमेरिका की वोटिंग मशीनों को सर्टिफाई करती है। इसके डायरेक्टर जैक कॉब का नाम शायद आपने सुना होगा पहले, लेकिन ये उनकी ही लैब है जिसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली बिना किसी निगरानी के। और जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, प्रो वी की वेबसाइट अचानक गायब हो गई। ना कोई डिटेल्स, ना कोई जवाब, बस एक ईमेल और एक नंबर। अगर वोटिंग मशीनों में बदलाव गुपचुप किए गए, अगर बैलेट पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम ही नहीं दिया गया, अगर आंकड़े और वोटिंग पैटर्न में इतने बड़े अंतर आ रहे हैं, तो फिर क्या कमला हैरिस की जीत ही जो है वो सही मायनों में लोकतांत्रिक थी? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या ट्रंप धोखे से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं? अब एक और खबर अमेरिका से आई है दोस्तों, आपको बता देती हूँ। लॉस एंजलिस के बीचों बीच एप्पल स्टोर में दिन दहाड़े लूट हुई है। मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट्स जो हाथ आया लोग लूट कर ले गए, भाग गए। सड़क पर अफरा तफरी मच गई, पुलिस दौड़ाती रही लेकिन रोक नहीं पाई। वीडियो पहले देखिए जो सामने आया है। ये वीडियो जो आपने देखा, ये ताजा वीडियो लॉस एंजलिस के एप्पल स्टोर का है। लोग स्टोर में घुसकर सामान उठा रहे हैं।
कई लोग मोबाइल लैपटॉप पर झड़प पड़ते हैं, वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसे जो मिला लेकर भाग गया। पुलिस ने कई लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा, लेकिन भीड़ इतनी थी कि हालात काबू से बाहर हो गए। इस लूट में ज्यादातर चेहरे लैटिनो और ब्लैक कम्युनिटी से थे। यानी कि अब अमेरिका में ये सवाल उठने लगा है कि क्या अवैध प्रवासियों और नस्लीय तनाव की वजह से कानून व्यवस्था फेल हो गई है? क्या उदारवादी सरकार इन मामलों को नजरअंदाज कर रही है? दोस्तों, लॉस एंजलिस में हिंसा पुलिस से काबू नहीं हो पा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5000 नेशनल गार्ड तैनात कर दिया है वहां पर। इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर अभी लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप विरोधी उदारवादी नेता कह रहे हैं कि लॉस एंजलिस में कोई अवैध प्रवासी नहीं आ रहे हैं और कोई हिंसा नहीं हो रही है। उदारवादियों का बयान डोनाल्ड ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बना सकता है। अब राष्ट्रवादी और रूढ़िवादी ताकत खुलकर ट्रंप का साथ देंगे। ये सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं। दोस्तों, ये अमेरिका की सड़कों पर आज जो हो रहा है वो इतिहास में 1965 के बाद पहली बार देखा गया है। ट्रंप की नीतियों के खिलाफ हजारों लोग एक साथ सड़कों पर हैं। प्रदर्शन अब लॉस एंजलिस से निकलकर पूरे अमेरिका में फैल चुका है। न्यूयॉर्क, अटलांटा, डलास, सैन फ्रांसिस्को, डेनवर, पोर्टलैंड, बॉस्टन और सिएटल तक पहुंच चुका है। लॉस एंजलिस में दंगे और लूट के बाद मेयर ने कर्फ्यू लगा दिया है। सिएटल में अमेरिकी झंडा फेडरल बिल्डिंग से उतार कर जला दिया गया। यह सब कुछ हो रहा है आईसीई की रेड और ट्रंप सरकार की नीतियों के विरोध में। कैलिफोर्निया की सरकार ने ट्रंप के भेजे गए सैनिकों को रोकने के लिए कोर्ट में केस कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रवादी लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप ही काबू कर सकते हैं ये आग। तो क्या ये प्रदर्शन ट्रंप की तीसरी पारी का रास्ता साफ कर देगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेन गुइर और स्मोट्रिच ये इस्राएल के दो कट्टरपंथी मंत्री हैं, जिन पर आरोप है कि इन्होंने फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया है। अब इन पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम यानी कि 5 बड़े देशों ने सैंक्शन लगाई है। दोस्तों, विदेश यात्रा पर रोक है, बैंक अकाउंट और संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। मतलब साफ है, अब दुनिया इन्हें इस्राएल के नेता नहीं बल्कि एक खतरनाक इंसान मानती है। इन 5 देशों का कहना है कि ये मंत्री फिलिस्तीन के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। अब दुनिया साफ संदेश दे रही है कि इस्राएल को एक अलग थलग पड़ता देश माना जा रहा है, यानी कि ऐसा देश जो इंसानियत के खिलाफ काम कर रहा है और जिसे अब दुनिया साथ रखना नहीं चाहती, साथ देना उसका नहीं चाहती उसके नरसंहार में। एक बड़ा झटका है इस्राएल की सरकार को, नेतन्याहू को। एक तरफ इस्राएल पर दुनिया प्रतिबंध लगा रही है, इस्राएल के खिलाफ बोल रही है, और दूसरी तरफ कतर जैसे देश उसके साथ डील कर रहे हैं। दोस्तों, इस्राएल ने चुपचाप कतर के साथ $100 मिलियन की डिफेंस डील साइन कर लिया है। इस डील के तहत इस्राएली कंपनियां कतर को देंगी हथियार, गोला बारूद, साइबर टेक्नोलॉजी और जासूसी सिस्टम। इस्राएल और कतर की $100 मिलियन की डील पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस्राएल अब खुद भी खतरे में है। एक तरह से बड़ी खबर यह है कि यमन ने मिसाइल से सीधा हमला किया है इस्राएल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर। तस्वीरें देखिए जो सामने आई है आपकी स्क्रीन पर। मिसाइल सीधा टकराई है, पूरे इस्राएल में डर का माहौल है। अब सवाल ये कि क्या इस्राएल वाकई सुरक्षित है या अब यमन के हथियार, यमन के मिसाइल उस पर भारी पड़ रहे हैं। वहीं वेस्ट बैंक के यासूफ गांव में एक इस्राएली बस्तीवासी यानी कि सेटलर ने गांव की सड़क पर जबरन बंद कर दी और इस्राएली सेना सिर्फ देखती रही। ना कोई एक्शन, ना कोई रुकावट, बस चुपचाप तमाशा देख रही थी। देखिए आप वीडियो। कानून है या खुलेआम जुल्म को बढ़ावा देना? आप खुद बताइए। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद आपको वीडियो की जानकारी दूंगी।
Are you in the IDF? Yes. Do you plan on killing kids in the future, Palestinian kids? I want to bomb Gaza. I don't care about the kids. I don't care about the civilians. I don't care about them. So you'll bomb them? You'll bomb the civilians and you'll... Yes, I will bomb Gaza. I Oh will wow, destroy Gaza. wow. This- There are 1 million kids in Gaza. You want them to die? I want all Gaza die. You want half of Gaza are children. You All want them to Gaza. die? I want to bomb Gaza. I want to make it a mall. Are you joking or is this how you actually feel? No, I'm dead serious. You are very serious? You want all of Gaza to be gone? Yes. You want the 1 million kids in Gaza, the children, the babies, you want them to die? All the children there will die. I don't care. सरप्राइज न्यूज ने इस वीडियो को शेयर करते हुए ये बताया कि इस्राएली सैनिक का ये वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें वो कहता है कि मैं गजा को बम से उड़ा देना चाहता हूं और वहां मॉल बनाना चाहता हूं। मुझे बच्चों या सिविलियंस की कोई परवाह नहीं है। सोचिए, जिस देश के सैनिक इतने नफरत से भरे हों, वो देश क्या शांति का दावेदार हो सकता है? कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आपको एक डॉक्टर की गवाही मैं सुनाना चाहती हूँ जो गजा से लौटी हैं। लंदन की डॉक्टर विक्टोरिया रोज, जो गजा के नासिर हॉस्पिटल में 3.5 हफ्ते तक मेडिकल मिशन पर थी, वो कहती हैं कि इस्राइल बिना सोचे समझे आम जनता पर बमबारी कर रहा है। सिर्फ मार ही नहीं रहा है बल्कि उन्हें खाना पानी से भी महरूम कर रहा है। देखिए आप क्या कुछ कह रही हैं वो। Well, I think it's doing two things. I mean, it's systematically bombing a population indiscriminately. The bombing doesn't stop. It's constant. Even when we were out of the red zone, it was constant. There's not a minute goes by where you don't hear some sort of attack in the background. But more than that, I think that the aid situation is a systematic starving of the population and strangling the healthcare system. And I don't think that the system that's come in, the GHF, is achieving anything other than forcing starving Palestinians to walk miles to a distribution centre and put their lives at risk. इस बीच ब्रिटिश डिप्लोमेट ने बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। ब्रिटेन के पूर्व राजनयिक क्रेग मरे ने कहा है कि ISIS इस्राइल पर कभी हमले क्यों नहीं करता, क्योंकि ISIS को सपोर्ट करता है इस्राइल और अमेरिका का CIA। अब ये कोई ट्विटर ट्रेंड नहीं है दोस्तों, ये एक डिप्लोमेट का बयान है जो बेहद गंभीर है। क्या अब भी दुनिया आंखें मूंदे रहेगी इस बयान के बाद भी दोस्तों? आपको क्या लगता है? लिखिएगा कमेंट में। अब अगली खबर पर आते हैं। पेरिस की सड़कों पर आज लोगों ने साफ ये कहा कि इस्राइल एक आतंकवादी देश है। ये देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। तस्वीरें देखिए कि किस तरह का जनसैलाब पेरिस की सड़कों पर उमड़ा है। साफ तौर पर पेरिस की सड़कों पर गूंजा कि गजा गजा पेरिस इज विद यू। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि भारत की सड़कों पर भी यही आवाज गूंजे दोस्तों? क्या अब चुप रहना जुर्म में शामिल होना, गुनाह में शामिल होना नहीं होगा? आज सवाल सिर्फ गजा का नहीं है, सवाल क्योंकि इंसानियत का है, सवाल हमारे जमीर का है, हमारे ईमान का है दोस्तों। दूसरी तरफ ग्रेटा थनबर्ग, जो फिलिस्तीनियों के लिए सहायता लेकर निकली थी, उनको इस्राइल की सेना ने गिरफ्तार कर लिया, अगवा कर लिया था बीच समंदर से। उनको अब छोड़ दिया गया है। पेरिस में वो उतर चुकी है और उतरते ही उन्होंने ये कहा है कि हमें इस्राएली सेना ने इंटरनेशनल वाटर से अगवा किया, गजा में नरसंहार और भुखमरी हो रही है और हमारी ही सरकारें हर दिन हमें धोखा दे रही हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, लाइक बटन प्रेस करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।